जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों ये यूपी टेट का सेकेंड क्लास है और मैंने पहले क्लास में सारी चीज़ें डिटेल में समझा दी थी। आज के क्लास का दोस्तों सिलेबस निम्नलिखित रहेगा जो आपके सामने अभी दिख रहा है, ठीक है। और इस सिलेबस देखिए, पूरे सिलेबस को 10 लेक्चर में कंप्लीट कराएंगे, ऐसी बात मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाई थी, उसको आप डेफिनेटली देख लीजिएगा। तो आज के क्लास का जो सिलेबस है वो ये रहेगा और हम सभी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए। अब चलिए बात करते हैं प्रश्नों पे। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने ही है और इसको पढ़िए और आंसर कीजिए क्या होगा। आपसे प्रश्न पूछा गया है, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में किस जीव का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों इसमें जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, बिल्ली का, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होता है। अगला प्रश्न देखिए, जो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत हैं उसमें भोजन को क्या कहा गया है। तो दोस्तों अगर आपने पावलोव के शास्त्रीय अनुसंधान के सिद्धांत को पढ़ा हो, अनुबंधन के सिद्धांत को, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली पता होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ठीक है। तो क्या है, अनुबंधित उद्दीपक, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पढ़ें, क्या है आपसे प्रश्न पूछा गया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, BF स्किनर, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, क्या है आपसे, जो थॉर्नडाइक हैं, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियमों का प्रतिपादन किया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 नियमों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, पावलोव के प्रयोग में लार का आना किस प्रकार की अनुक्रिया है। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, स्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे, स्किनर ने अपने प्रयोग में किस जीव पर प्रयोग किया था, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपका होगा चूहा और कबूतर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है और ये सभी पूछे गए प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों से ही आपके प्रश्न बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, जो बहुअनुक्रिया का नियम है, ये थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है। बाकी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये सभी थॉर्नडाइक में आ जाते हैं। ये क्या है, थॉर्नडाइक के हैं। अगला प्रश्न है आपसे, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस पर बल देता है। तो बताएं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस पे बल देता है। दोस्तों सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, व्यवहार के अनुकरण पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, क्या है आपसे, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास किसका परिणाम होता है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा अनुकरण और पुनर्बलन का, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अनुकरण और पुनर्बलन का। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, क्या है आपसे, सफलता से ही सफलता मिलती है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होगा। इसका सही जवाब है प्रभाव का नियम, ठीक है। तो सफलता से ही सफलता मिलती है, आपको पता होना चाहिए क्या है, प्रभाव का नियम है। अगला प्रश्न, पावलोव को उनके शास्त्रीय अनुबंधन के कार्य के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। समझ रहे हैं, नोबेल पुरस्कार तक मिला है तो दोस्तों 1904 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुनर्बलन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, क्या है आपसे, थॉर्नडाइक के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर है प्रभाव का नियम, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें आपका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या है, पावलोव के प्रयोग में घंटी का आवाज क्या था। तो दोस्तों क्या था, राइट आंसर है अनुबंधित उद्दीपक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिल रहा है राइट आंसर, देखिए अनुबंधित उद्दीपक आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में है, किसी अनुक्रिया के बाद सुखद परिणाम मिलने पर उस अनुक्रिया के दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है, यह सिद्धांत किसका है। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का स्किनर,
ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए, आपसे क्या पूछा गया है, पढ़िए इसको। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, थॉर्नडाइक के सीखने का जो सिद्धांत है को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है उद्दीपक अनुक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। पावलोव के सिद्धांत में जो विलोपन है इसका क्या अर्थ है? दोस्तों विलोपन का क्या अर्थ है? तो इसमें विलोपन का अर्थ है केवल घंटी बजने पर लार न आना जब भोजन न दिया जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें पढ़ चुके होंगे, ये मान के चल रहा हूँ। बस आपके सामने महत्वपूर्ण चीज़ों का रिवीजन हो रहा है। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को बार बार लिखने का अभ्यास कराना थॉर्नडाइक के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है अभ्यास का नियम। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है, ठीक है, ये कंटेंट आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करने में शर्माइए मत। ठीक है, आपका 2 सेकंड मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। ठीक है, और कैसा लगता है आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। अगर कुछ और भी चाहिए, किसी और विषय पे आपको चाहिए अगर क्लास, तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, जब एक बच्चा घंटी बजाने पर स्कूल बैग पैक करना सीख जाता है तो ये किस सिद्धांत का उदाहरण है? दोस्तों ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन बी के साथ जाना होगा। अगला प्रश्न, अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया था? दोस्तों प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का विकास किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है स्किनर, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? दोस्तों अगर इसमें राइट आंसर की बात करें तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। एक बालक जो पैर से गेंद मारना सीख चुका है अब वह साइकिल चलाना सीख रहा है, यह अधिगम का कैसा स्थानांतरण है? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऊर्ध्व। ठीक है, यानी कि वर्टिकल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है नकारात्मक पुनर्बलन यानी कि निगेटिव रीइंफोर्समेंट का क्या कार्य है एक्चुअली? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है वांछित अनुक्रिया की दर को बढ़ाना या कष्टप्रद उद्दीपक को हटाना, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है थॉर्नडाइक के कुल उपनियमों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है 5, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन में पहले उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है या अनुक्रिया होती है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है पहले उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। स्किनर के सिद्धांत में जो शेपिंग या आकृतिकरण की प्रक्रिया है इसका क्या अर्थ है? दोस्तों इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी, क्रमिक उपलक्ष्यों को पुनर्बलित कर जटिल व्यवहार सिखाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए क्या है। टाइप यस अनुबंधन किसे कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या है? इसका सही जवाब है शास्त्रीय अनुबंधन को, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है। टाइप आर अनुबंधन का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका होगा स्किनर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है। घोड़ा गाड़ी के आगे चलने के लिए तैयार है लेकिन खींचने के लिए नहीं, ये थॉर्नडाइक के किस नियम की विफलता दिखाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है तत्परता का जो नियम है उसकी विफलता ये दिखाता है। थॉर्नडाइक की तत्परता का नियम जो है उसकी विफलता को ये दिखाता है। अगला प्रश्न, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में जो सामान्यीकरण का अर्थ है वो क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब है ऑप्शन ए, मूल उद्दीपक जैसे ही अन्य उद्दीपकों के प्रति वैसा ही अनुक्रिया करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपसे,
स्किनर के अनुसार सतत पुनर्बलन की तुलना में आंशिक पुनर्बलन क्या है? तो दोस्तों बताएं। इसका सही जवाब है आपका अधिक प्रभावी और स्थायी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। स्किनर के अनुसार जो सतत पुनर्बलन है उसकी तुलना में आंशिक पुनर्बलन कैसा होता है? तो दोस्तों अधिक प्रभावी और स्थायी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए क्या है आपसे। एक बच्चा जो परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर माता पिता से चॉकलेट पाता है, वह किस सिद्धांत के तहत प्रेरित हो रहा है? तो दोस्तों किस सिद्धांत के तहत? सही जवाब है स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है। थॉर्नडाइक के किस नियम को उपयोग और अनुप्रयोग का नियम भी कहा जाता है? तो दोस्तों किसको कहते हैं? अभ्यास का नियम। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहारवाद की मजबूत नींव रखी जिससे अधिगम के ये सिद्धांत प्रेरित हुए? तो दोस्तों सही जवाब है आपका जेबी वॉटसन। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़े। आपसे प्रश्न है, गणितीय तालिकाओं या पहाड़ों को याद करने के लिए थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सबसे अधिक उपयोगी है? दोस्तों प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है अभ्यास का नियम, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, अल्बर्ट नामक बच्चे पर डर का अनुबंधन प्रयोग किसने किया था जो पावलोव के सिद्धांत पर आधारित था? दोस्तों सही जवाब है जेबी वॉटसन ने। ऑप्शन बी सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण कंप्यूटर असिस्टेड जो इंस्ट्रक्शन है मुख्य रूप से किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन पे, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। मुझे पता है सारी चीज़ें आपके दिमाग में है। ठीक है, और आपने पढ़ रखा है, इसलिए सारे प्रश्न आपके लिए आसान होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत उद्दीपक एस साहचर्य पर आधारित है? ये भी प्रश्न बना है। तो दोस्तों सही जवाब है पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन है, ठीक है, उस पर ये आधारित है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है आपसे, पढ़िए इसको। थॉर्नडाइक के अनुसार जब कोई विद्यार्थी किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है तब वह उसे जल्दी सीखता है, यह नियम है। तो दोस्तों ये कौन सा नियम है बताएं, अगर आपको पता है तो। ये तत्परता का नियम है। क्या है दोस्तों? तत्परता का नियम, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अंधकार या भूत के डर से बच्चे का डरना और वैसा ही आवाजों पर चौंक जाना अधिगम के किस सिद्धांत से स्पष्ट होता है? दोस्तों प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है शास्त्रीय अनुबंधन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखें क्या है। टोकन इकोनॉमी की पद्धति किस अधिगम सिद्धांत के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित है? दोस्तों इसका सही जवाब है स्किनर का क्रिया प्रसूत नियम। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप 43 देखिए। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में भूखी बिल्ली के लिए भोजन क्या था? दोस्तों क्या था? सही जवाब है लक्ष्य या चालक। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है। उद्दीपक विभेदीकरण स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें दो समान दिखने वाली उद्दीपकों के बीच अंतर पहचानना। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पढ़ें, देखिए क्या पूछा गया है आपसे। स्किनर के अनुसार वह उद्दीपक जो किसी अवांछनित व्यवहार के बाद प्रस्तुत किए जाने पर उस व्यवहार की आवृत्ति को कम करता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों सही जवाब है दंड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखें क्या है। थॉर्नडाइक का जो साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम है उनके किस वर्ग के नियम में यह आता है? तो दोस्तों लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग ये किस नियम के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है आपका गॉड यानी द्वितीय नियम के अंतर्गत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए क्या है आपसे। पावलोवियन क्या है दोस्तों? पावलोवियन अनुबंधन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है अग्रगामी या शास्त्रीय अनुबंधन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपसे, जब कोई शिक्षक छात्र की प्रशंसा करता है और छात्र अधिक मेहनत करने लगता है तो ये प्रभाव जो है, ठीक है, ये प्रशंसा कार्य करती है। तो यहाँ प्रशंसा कार्य करती है किस प्रकार की बताएं? क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब है धनात्मक पुनर्बलन के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए। करके सीखना जो है लर्निंग बाय डूइंग, ये थॉर्नडाइक के किस मुख्य नियम का व्यवहारिक रूप है? दोस्तों सही जवाब है इसमें अभ्यास का नियम। ठीक है, तो ऑप्शन बी का मूल रूप है। ठीक है, अगला प्रश्न है अधिगम के सिद्धांतों के संदर्भ में एस आर साहचर्य का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब है स्टिमुलस रिस्पॉन्स। क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन देख लिया। अब चलिए हम बात करते हैं हिंदी के 50 प्रश्नों के ऊपर। हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक को देखेंगे जो अभी आपने थोड़ी देर पहले सिलेबस में देखा है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर। देखिए इसमें क्या है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों 51 का जो क्वेश्चन नंबर है ये अब आपके हिंदी से संबंधित है। ठीक है, अब आपका हिंदी विषय स्टार्ट हो गया है। हिंदी का जो सिलेबस अभी आपने देखा तो उससे संबंधित है। ठीक है, तो बताइए बुढ़ापा क्या है? तो दोस्तों बुढ़ापा ये भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 52 देखिए और सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब है क्या? आप। ठीक है, तो इसमें क्या है? आप सर्वनाम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 53 देखिए, पहचानिए संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं? तो संज्ञा से नहीं है, संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं? दोस्तों 3, आपको भी पता है। कौन कौन से आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो परेशान नहीं होना है। जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बताएं। इसका सही जवाब है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, गंगा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप 56 देखिए, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? दोस्तों इसका सही जवाब है 6। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? पढ़िए इसको। आपसे प्रश्न है यह मेरी कार है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो दोस्तों यह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? दोस्तों इसका सही जवाब है मिठास। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या है, दरवाजे पर कोई खड़ा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? बताएं। इसका सही जवाब होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पढ़िए क्या है आपसे, कक्षा और सेना शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों प्रश्न संख्या 60 का जो सही जवाब है वो है समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या है आपसे, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद होते हैं? दोस्तों इसका सही जवाब है 3। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप 62 पढ़िए, सोना चांदी और तेल शब्द किस संज्ञा के उदाहरण हैं? तो बताएं। ये तो बहुत आसानी से आप बता देंगे क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा है ये, और ये आपके लिए तो बहुत आसान हो गया। अगला प्रश्न, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। अब वाक्य में स्वयं कौन सा सर्वनाम है? दोस्तों सही जवाब है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या है, पशुता शब्द किस संज्ञा की, ठीक है, किस संज्ञा भेद का उदाहरण है? दोस्तों इसका सही जवाब है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या है, दोस्तों आपसे प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? इसका सही जवाब होगा आपका हम। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 पढ़िए क्या है, नदी शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों किस संज्ञा के अंतर्गत? तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उम्मीद करता हूँ सारी क्वेश्चन आपसे सही बन रहे हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए। और क्या, श्रोता या सुनने वाले के लिए किस पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है मध्यम पुरुष। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे पूछा गया है सुंदर शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इसका सही जवाब क्या होगा? सुंदरता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या है,
वह कौन खड़ा है, वाक्य में कौन सा, ठीक है, जो कौन है वो किस सर्वनाम का भेद है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 का सही जवाब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 पढ़िए क्या है। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब है आपका 5। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपसे, वह बहुत अच्छा लड़का है, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। दोस्तों इसका सही जवाब है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, पढ़िए। जातिवाचक संज्ञा शब्द का चयन करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 72 में जो छात्र है ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा का, ठीक है, एक उदाहरण। अगला प्रश्न देखिए, आप शब्द का प्रयोग आदर देने के लिए किस पुरुष में किया जाता है। तो दोस्तों बताएं किस पुरुष में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर है मध्यम पुरुष, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, दूध शब्द में कौन सी संज्ञा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों ये क्या है बताएं, द्रव्यवाचक। तो आपको ऑप्शन बी में ये देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 75 है आपसे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वाक्य में रेखांकित शब्द जिसकी और उसकी, ठीक है, जिसकी उसकी क्या है आपको बताना है। इसका सही जवाब है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए क्या है आपसे, मित्र शब्द की जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या होगी। दोस्तों इसका सही जवाब है आपका मित्रता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 77 पढ़िए। आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। दोस्तों प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है वह है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 पढ़िए क्या है आपसे, भीड़ और सभा शब्द का व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो दोस्तों बताएं इसमें क्या होगा, भीड़ और सभा व्याकरण की दृष्टिकोण से। सही जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे। अगला प्रश्न है, शायद दूध में कुछ गिर गया है, वाक्य में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। दोस्तों इसका सही जवाब है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कुछ निश्चित नहीं है ना, तो ऑप्शन इसमें आपका ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का सही जवाब है 3, ठीक है। कितने, 3 होते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81 पढ़िए क्या है आपसे। प्रश्न क्या बना है इसको पढ़िए ध्यान से। पानी और लोहा शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, द्रव्यवाचक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 82 पढ़िए क्या है, तुम कहां जा रहे हो। वाक्य में जो तुम है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मध्यम पुरुषवाचक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 पढ़िए क्या है, हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 का सही जवाब है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 84 पढ़िए, हिंदी में मूल सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों सही जवाब है इसमें 11। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 85 पढ़िए, ताजमहल शब्द संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही जवाब है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 86 पढ़िए, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे दिए गए किस वाक्य में हुआ है। तो दोस्तों प्राइवेसी वाली चीजें, प्राइवेट, पर्सनल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिएगा, मैं आप ही चला जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप ही चला जाऊंगा मतलब खुद से चला जाऊंगा, ये है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्रोध, दया और करुणा शब्द किस संज्ञा के भेद हैं। तो दोस्तों ये है क्या, एक्चुअली ये आपकी भावनाएं हैं। क्या है, भावनाएं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 88 पढ़िए, जैसा देश वैसा भेष में जो रेखांकित शब्द है वो किस सर्वनाम को दर्शाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 का सही जवाब होगा संबंधवाचक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 89, पुस्तकालय शब्द में कौन सी संज्ञा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 का सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है जातिवाचक, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है।
और देखिए ऊपर फैन चल रहा है तो उससे डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में इतना तो आपको सहना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 90 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? दोस्तों इसका सही जवाब है आपका सुंदर। तो ये सर्वनाम नहीं है, बाकी कुछ, कौन, क्या, ये सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, लड़कपन शब्द की संज्ञा से बना भाववाचक शब्द है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 का सही जवाब है जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, तो लड़का क्या होता है, एक जाति होती है। ठीक है, और उसी से लड़कपन बना है, तो ये जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ एक भाववाचक शब्द है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है, आप इसको पढ़िए। वह स्वतः ही समझ जाएगा। वाक्य में स्वतः शब्द कौन सा सर्वनाम है, बताएं। स्वतः इसमें शब्द कौन सा सर्वनाम है? इसका सही जवाब है आपका निजवाचक। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 पढ़िए क्या है। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, सोना धातु शब्द का संज्ञा भेद क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब है द्रव्यवाचक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 94 पढ़िए। जो जीतेगा वही पुरस्कार पाएगा। वाक्य में जो वही किस प्रकार के सर्वनाम है? तो दोस्तों किस प्रकार के हैं, ये संबंधवाचक। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 95 पढ़िए। मिठास शब्द का निर्माण किस शब्द भेद से हुआ है? दोस्तों इसका सही जवाब आपका क्या होगा, बताएं। मिठास शब्द का निर्माण इसका विशेषण से हुआ है। आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पढ़िए। हम शब्द का व्याकरण की दृष्टि से उत्तम पुरुष का कौन सा रूप है? जो हम शब्द है ये व्याकरण की दृष्टि से उत्तम पुरुष का कौन सा रूप है? तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब है बहुवचन। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 97 पढ़िए। हिमालय शब्द किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न बना है कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है। पहाड़ शब्द किस संज्ञा श्रेणी में आता है? तो दोस्तों बताएं पहाड़ शब्द के बारे में। क्वेश्चन नंबर 99 का सही जवाब है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 100 पढ़िए आपसे क्या है। दोस्तों ये हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस के अगले हिस्से के ऊपर। आज इंग्लिश भी 50 क्वेश्चन देखेंगे। स्वयं खुद अपने आप शब्द किस सर्वनाम के सूचक है? दोस्तों इसका सही जवाब है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले सेक्शन के ऊपर, अगले पार्ट के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो अमूर्त संज्ञा का उदाहरण इसमें कौन सा है? आप पहचानिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो। इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों चाइल्डहुड। ठीक है, चाइल्डहुड क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ द वर्ड विजार्ड? विजार्ड का आपको फेमिनिन जेंडर बताना है। ठीक है, तो इसका स्त्रीलिंग ही बताना है। बताइए 102 का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों विच होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए। आइडेंटिफाई द कॉमन जेंडर नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो यहां से कॉमन जेंडर नाउन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 103 का सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, पढ़िए। कंप्लीट द कलेक्टिव नाउन फ्रेज ऑफ लायंस। तो दोस्तों लायंस इसमें आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए हर्ड किसका होता है, पैक किसका होता है, प्राइड किसका होता है, फ्लॉक किसका होता है। ठीक है, तो ये बात तो ग्रुप की ही हो रही है, लेकिन यहाँ पे प्राइड इसमें करेक्ट होगा। जब यहाँ पे शेरों की झुंड चलेगी उसको क्या बोलेंगे, अ प्राइड ऑफ लायंस। ठीक है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए। चूज द करेक्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म फ्रॉम द, जो एडजेक्टिव ट्रू है इससे कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म होगा? ठीक है, बनेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105 का सही जवाब है ट्रुथ। ठीक है, तो यहां पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखिए क्या है। What type of noun is the underlined word the Indian Army fought bravely? ठीक है, तो आपको बताना है कि what type of noun is the underlined, ठीक है, word अब यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों द इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली के लिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 106 का सही जवाब क्या होगा। कलेक्टिव नाउन, ठीक है, तो आपको पता ही है द इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली, तो यहाँ पे इंडियन आर्मी अकेले तो लड़ेगा नहीं, यहाँ पे एक ग्रुप होगा, ठीक है, तो वो कलेक्टिव होंगे, एक साथ खड़े होंगे, ठीक है। व्हाट इज द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ रॉय, ठीक है, तो आपको इसका मैस्कुलाइन जेंडर बताना है, यानी कि मेल जेंडर बताना है एक्चुअली। तो 107 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, हार्ट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 108 देखिए। Which of the following noun is always used in the singular form? क्या सिंगुलर फॉर्म, इसमें कौन सा संज्ञा एक ऐसा है जो सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। आप देखिए इंग्लिश को हिंदी में मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 108 का सही जवाब है फर्नीचर, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। व्हाट इज द फेमिनिन फॉर्म ऑफ मॉन्ग का आपको स्त्रीलिंग बताना है, मॉन्ग का, ठीक है। तो 109 का सही जवाब है नन। तो आपने हॉरर मूवीज भी देखी होगी इसके ऊपर, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ मटेरियल नाउन, ठीक है, तो यहाँ पे द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हिंदी आपका तैयार है और इंग्लिश पे कमांड है तो बड़ी आसानी से पहचान जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो आयरन है ये क्या है, एक मटेरियल है और इसी से आप पहचान जाएंगे। व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ फॉक्स, तो बताइए फॉक्स का जो फेमिनिन जेंडर है वो क्या होगा। तो दोस्तों इसको बोलते हैं विक्सन, ठीक है, और विक्सन आप बखूबी जानते होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। आइडेंटिफाई द न्यूटर जेंडर, क्या न्यूटर जेंडर नाउन फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो, तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 112 का सही जवाब है कंप्यूटर, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का न्यूटर जेंडर, ठीक है। अगला प्रश्न है 113 में। व्हाट इज द प्लरल फॉर्म ऑफ द नाउन, जिसका नाम है, जो वर्ड है क्राइटेरियन, ठीक है, तो बताइए। एक होता है क्राइटेरिया और ये है क्राइटेरियन, इसका प्लरल फॉर्म क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 113 का सही जवाब है क्राइटेरिया, ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा सही जवाब होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द प्लरल फॉर्म ऑफ द नाउन क्राइटेरियन, दैट इज क्राइटेरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए क्या है। फाइंड द अब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द गिवन सेंटेंस, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, तो इसमें आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन फाइंड आउट करना है, तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 114 का सही जवाब है लाफ्टर, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी इज द बेस्ट मेडिसिन अलग चीज हो गया। व्हाट इज द मैस्कुलिन क्या है, काउंटर पार्ट ऑफ द वर्ड स्पिंस्टर, क्या है दोस्तों, स्पिंस्टर, तो इसका आपको मैस्कुलिन काउंटर पार्ट बताना है। इसका सही जवाब है बैचलर, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए क्या है, आपसे क्या पूछा गया है। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट नाउन, तो दोस्तों ए के बाद गैप, ऑफ शिप्स वॉज स्टैंडिंग इन द हार्बर, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फ्लीट, अ फ्लीट ऑफ शिप्स वॉज स्टैंडिंग इन द हार्बर, ठीक है, तो फ्लीट याद रखेंगे जब भी शिप्स आपके दिमाग में आए तो। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स हैज द सेम फॉर्म इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स हैज द सेम फॉर्म इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, बताएं। इसका सही जवाब आपका होगा डियर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए। व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ अर्ल, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है आपका काउंटेस, क्या है, काउंटेस, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो फेमिनिन जेंडर ऑफ ऑल का क्या होगा, काउंटेस। क्वेश्चन नंबर आप 119 देखिए क्या है। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस, दे आर प्लानिंग अ ट्रिप टू द माउंटेन्स, ठीक है, तो इसमें आपको प्रोनाउन को क्या करना है,
आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, यानी कि सर्वनाम को पहचानना है, ठीक है। किसमें? दे आर प्लानिंग अ ट्रिप टू द माउंटेन्स, इसमें। तो इसमें आपको बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको शब्दों का मीनिंग आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही आप इसका आंसर कर देंगे। दे इसमें आपको क्या है बताएं? प्रोनाउन है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब द मैन, अब यहाँ पे गैप, स्टोल द बाइसिकल हैज बीन कॉप्ड। क्वेश्चन नंबर 1 to 0 का सही जवाब होगा हु, ठीक है। तो क्या होगा? हु। द मैन हु स्टोल द बाइसिकल हैज बीन कॉप्ड, यानी कि वह व्यक्ति जो साइकिल चुराया वह पकड़ा गया, ठीक है। अगला प्रश्न, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज द अंडरलाइन वर्ड, क्या है वो? आई विल कंप्लीट द असाइनमेंट माई सेल्फ। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है बताइए? यहाँ पे सही जवाब है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट इनडेफिनिट प्रोनाउन टू द फिल इन द ब्लैंक। डज, अब यहाँ पे बताना है, ठीक है, आइडेंटिफिनिट, ठीक है, या फिर कह लें इनडेफिनिट प्रोनाउन आपको पहचानना है। डज स्पेस नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको प्रोनाउन पहचान के, ठीक है, बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों एनीबॉडी, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। डज एनीबॉडी नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो बताइए, पहचानिए, इसका सही जवाब क्या है? दिस इज अ हाईली इंफॉर्मेटिव बुक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, fill in the blank with the correct pronoun form between you and he is not trustworthy। तो दोस्तों बताएं, between you and space he is not trustworthy, इसका सही जवाब होगा आपका me। between you and me he is not trustworthy, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलें बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। 1 to 5 देखिए क्या है। What type of pronoun is the underlined word each of the boys was given a prize? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 125 का सही जवाब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। Each of the boys was given a prize, तो प्राइज क्या दिया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना। चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द हाउस स्पेस जैक बिल्ट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन पहचानना है, वो भी करेक्ट। इसका सही जवाब है आपका दैट, ठीक है। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 देखिए क्या है। आइडेंटिफाई द एम्फैटिक प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द क्वीन हरसेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस। बताएं, इसका सही जवाब है दोस्तों हरसेल्फ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। द क्वीन हरसेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज। इम्फैक्टिव प्रोनाउन क्या है इसमें? हरसेल्फ। फिल इन द ब्लैंक। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स क्लियर्ड। तो दोस्तों कौन सा एग्जाम के बारे में बात हो रही है? देयर, हिज, देम, इट्स। तो बताएं, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 का सही जवाब है हिज, ठीक है। तो नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स क्लियर्ड हिज एग्जाम, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 पढ़िए क्या है आपसे, इसको ध्यान से पढ़िए। आपसे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ पॉजेसिव प्रोनाउन। तो दोस्तों इसमें माइन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इसमें क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, पॉजेसिव, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स, ठीक है। अब स्पेस फिट, तो यहाँ पे आपको करेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो 130 का सही जवाब है आपका वन सेल्फ, ठीक है। तो याद रखेंगे रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स वन सेल्फ फिट, ठीक है। आइडेंटिफाई द इंट्रोगेटिव, क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इन द गिवन ऑप्शंस। दोस्तों इसका सही जवाब है आपका विच इज योर हाउस, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए। कंप्लीट द सेंटेंस। द टू सिस्टर्स फॉट विथ
अब विथ किसके साथ, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ईच अदर, ठीक है। तो किसके साथ लड़ रही हैं, टू सिस्टर फाट विथ ईच अदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए क्या है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन अंडरलाइन इन द सेंटेंस whom did you invite to the dinner, to dinner। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा, किस प्रकार का प्रोनाउन है, ये कौन सा शब्द नहीं, किस प्रकार का इसमें प्रोनाउन है, तो दोस्तों इंट्रोग्रेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोग्रेटिव, ठीक है। whom did you invite to dinner। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए। fill in the blank with the appropriate pronoun options, everyone should love country। तो दोस्तों इस स्पेस को भरना है, इसका सही जवाब है क्या, बी यानी कि हिज, ठीक है। तो एवरीवन शुड लव हिज कंट्री। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपको एडजेक्टिव क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 135 में जो लेजी है ना, वही क्या है, एडजेक्टिव। Question number 136. What type of adjective is underlined word he showed much patience? इसमें भी आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, टाइप ऑफ एडजेक्टिव। तो दोस्तों इसका सही जवाब आ चुका है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। गिव द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव लिटिल, ठीक है। तो गिव द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव लिटिल। अब इसका आपको कंपैरेटिव क्या देना है, डिग्री। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर है लेस, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडजेक्टिव कोलकाता इज। तो दोस्तों कोलकाता इज फ्रॉम दिल्ली देन पटना। तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पे, इसका सही जवाब है आपका फारदर, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ प्रॉपर एडजेक्टिव। दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, आई लव चाइनीज फूड। अगला प्रश्न क्या है, बदर फिल इन द ब्लैंक ही इज देन हिज ब्रदर। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब क्या होगा बताएं। क्वेश्चन नंबर 140 का उल्डर, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 141 देखिए क्या है आपसे, व्हाट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड। तो इसका सुपरलेटिव डिग्री आपको बताना है, इसका सही जवाब है वर्स्ट, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए क्या है आपसे, प्रश्न है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव अंडरलाइंड इन द सेंटेंस हुज बैग इज दिस। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कहाँ पे है, ऑप्शन बी में, ठीक है। तो हुज बैग इज दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 देखें क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडजेक्टिव ऑप्शन देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी। तो दोस्तों बताएं यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव ऐड होगा क्वेश्चन नंबर 143 में, तो लिटिल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। तो दोस्तों इसमें सही जो सेंटेंस है वो है अ बिग ब्राउन लेदर जैकेट। तो आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, अ बिग ब्राउन लेदर जैकेट, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस मिल्क इज प्रेफरेबल टी। अब यहाँ पे प्रेफरेबल के बाद जो अंडरलाइन है उसको भरिए। तो दोस्तों टू टी क्या होगा, टू टी, तो मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव।
तो दोस्तों इसका सही जवाब है सम, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिल इन द ब्लैंक, सी इज द अंडरलाइन ऑफ द टू सिस्टर्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड क्लास, दिस इज अ शार्प नाइफ, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका एडजेक्टिव, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Fill in the blank, he is blank, friends left in the city due to his rude behavior। दोस्तों इसका सही जवाब है few, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Which word is the adjective form of the noun gold? तो दोस्तों बताएं, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन गोल्ड का आपको एडजेक्टिव फॉर्म बताना है। राइट आंसर है गोल्डन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इंग्लिश के भी क्वेश्चन देख लिए। अब हम ईवीएस, सामाजिक विज्ञान, इनके प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसको पढ़ के आंसर कीजिए आप। मिट्टी के बने घर जिनके छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं, मुख्य रूप से किस राज्य में ये पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं राजस्थान में, और यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, है ना। ईवीएस का इतना नॉलेज तो आपको होगा ही कि इतनी सिंपल क्वेश्चन आप कर पाओ। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? अब ये तो जानकारी का विषय है दोस्तों। अगर आपने फाख्ता, जिसको हम डव कहते हैं, ठीक है, इसका नाम सुना हो तो ये इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 153, है ना। बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे कहाँ की मुख्य विशेषता है? दोस्तों इसका सही जवाब है असम, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 154 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, रेबो निम्नलिखित में से किस जनजाति के आश्रय या आवास को कहा जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब है आपका चांगपा जनजाति, ठीक है। तो रेबो मतलब जो है वो निम्नलिखित में से किस जनजाति का आश्रय आवास है? तो चांगपा जनजाति की याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 155 है आपसे, मनाली में मकानों की बनावट किस प्रकार की होती है? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं सबका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 156, लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए करते हैं? इसका सही जवाब है आपका सामान और पशुओं के रखने के लिए। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 157, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, इस घोंसले को बनाने में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग होता है? दोस्तों इसका सही जवाब है लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित नाव जो स्थानीय लोगों के निवास के काम आती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका डोंगा, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 159 देखते हैं क्या है। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी सूंज जैसी चोंच से पत्तों को सिलकर घोंसला बनाता है? तो दोस्तों सूंज मतलब आपको सूजा पता होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है दर्जिन चिड़िया का नाम अगर आपने सुना हो, जिसको हम टेलर बर्ड भी कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 160 है आपसे, बर्फ से बने घरों यानी इग्लू का आकार अर्धगोलाकार क्यों रखा जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हवा के खिंचाव को कम करने और अंदर की गर्मी को रोकने के लिए। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट होगा। चांगपा जनजाति द्वारा बनाए जाने वाले पशुओं के आश्रय स्थल को क्या कहा जाता है? तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब है लेखा। क्या कहते हैं उसको? लेखा कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 162 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने रहने के लिए बिल यानी कि बुराव का निर्माण नहीं करता है बल्कि दूसरों के बिल में रहता है? ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सांप, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट होगा। 163 नंबर का प्रश्न देखिए,
ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका नर पक्षी सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी उन घोंसलों को चूनती है एक्चुअली, चूमती नहीं है, चूनती है। तो इसका नाम है वीवर बर्ड, ठीक है। तो इसमें काम कौन कर रहा है दोस्तों? तो नर काम करता है और मादा पक्षी उन घोंसलों को चूनती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 164 देखिए क्या है। खत्म बंद क्या है जो कश्मीर के बड़े घरों में देखा जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब है आपका लकड़ी की नक्काशी का जिक्सा पजल। क्या है? पजल। तो यहाँ पे आपका पजल है एक्चुअली, लकड़ी की नक्काशी का जिक्सा पजल है, ऐसा पैटर्न। तो जिक्सा पजल आपको पता हो, अगर आपने गेम खेली हो जिक्सा पजल तो आपको पता होगा। कौवे के घोंसले में अपने अंडे देने वाला चालाक पक्षी कौन सा है? ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों आपका कोयल। आपने गाना सुना ना, कोयल सी तेरी बोली। तो ये सिर्फ बोली तक ही है, बेईमान है ये सब सरासर। रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक नाम का एक पेड़ जो पाया जाता है, तो दोस्तों कहाँ मिलेगा बताइए, कहाँ ही पाया जाएगा? अगर तो यहाँ निम्नलिखित में ऑस्ट्रेलिया में सही होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे डेजर्ट ओक। क्वेश्चन नंबर 166 का सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला प्रश्न क्या है। कीटभक्षी पौधा निपेंथिस, क्या नाम है दोस्तों इसका? निपेंथिस भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मेघालय। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 168 क्या है, पढ़िए इसको। खेजड़ी वृक्ष के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी असत्य है। इसे बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, गलत बात है, बहुत कम पानी में वो उग जाता है। बरगद के पेड़ की लटकती हुई शाखाएं वास्तव में क्या होती हैं? इसका सही जवाब है आपका पेड़ की जड़ें, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 170 पढ़िए। रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई पेड़ की ऊंचाई के लगभग कितनी गुनी होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 गुनी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 171 देखिए। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाती हैं? तो दोस्तों आपको भी पता है रेगिस्तान है और वहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन है, वाष्पोत्सर्जन जिसको कहते हैं, उससे पानी का नुकसान ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा इसलिए। अगला प्रश्न है आपसे, घटपर्णी पौधा जिसको हम नेपेंथिस कहते हैं, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए ये क्या करता है? तो दोस्तों ये मधुर सुगंध छोड़ता है, महक उत्सर्जित करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। 173 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें रूट्स खाद्य पदार्थों के रूप में खाई जाती हैं? दोस्तों 173 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका है ऑप्शन ए, गाजर, मूली, शकरकंद, ठीक है। अब ये भोजन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। रेगिस्तानी ओक के तने के बारे में क्या विशेष बात है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा बताएं? इसका सही जवाब है आपका, इसके तने में स्थानीय लोग पाइप डालकर पानी निकालते हैं। एक्चुअली वो पानी बाद में क्या होता है, उससे बढ़िया वाला दारू बनती है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा क्या है मरुद्भिद या ज़ीरोफाइट का उदाहरण है? क्या है? मरुद्भिद कहते हैं, ठीक है। इसको हम ज़ीरोफाइट कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 175 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका कैक्टस। कैक्टस क्या होता है? नागफनी, आपको पता है ना, ये ज़ीरोफाइट होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा किस गैस का अवशोषण किया जाता है? तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो दोस्तों मलेरिया के लिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। 178 नंबर का प्रश्न पढ़िए। पौधों में जल का संवहन यानी ट्रांसपोर्ट मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? इसका सही जवाब है आपका जाइलम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 179 देखिए क्या है, चाय का मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा देश माना जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब है चीन, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 180 है आपसे, हमारे देश में मिर्ची, ठीक है, चिल्ली को लाने वाले व्यापारी कहाँ से आए थे? इसका सही जवाब है आपका दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। 181 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंद का उदाहरण जड़ का नहीं है? ठीक है, तो जड़ का नहीं, तो बताएं कौन सा कंद है जो जड़ का उदाहरण नहीं है?
181 नंबर प्रश्न का सही जवाब है आलू। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका सही जवाब क्या है? तो ये परजीवी होता है, पैरासाइट्स होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कीटभक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं वहाँ मुख्य रूप से किस तत्व की कमी होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका है नाइट्रोजन की। ठीक है, तो कीटभक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। स्लॉथ के विषय में कौन सा कथन सही है? तो स्लॉथ आपने देखा हो अगर, ठीक है, तो बताएं। तो दोस्तों इसमें देखिए ये भालू जैसा दिखता है और दोनों में दिन में लगभग 17 घंटे ये पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है। और देखा होगा आपने शॉर्ट्स वीडियो वगैरह में, है ना, रास्ता पार कराने जाता है एक व्यक्ति, उसी को पकड़ लेता है, छोड़ता ही नहीं है। हाथियों के झुंड के विषय में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों 185 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। अगला प्रश्न 186 नंबर का क्वेश्चन, भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांपों में निम्नलिखित में से कौन सा सांप शामिल नहीं है? तो दोस्तों 186 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या है? अजगर। ठीक है, तो इसमें आपका अजगर सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग कितने किलोग्राम झाड़ियाँ और पत्तियाँ खा सकती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों 100 किलोग्राम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, 188 नंबर का प्रश्न है आपसे, निम्नलिखित में से किस पशु की सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो दोस्तों वो कोई और नहीं है, वो है टाइगर। ठीक है, क्या? टाइगर। क्वेश्चन नंबर आप देखिए अगला क्या है आपसे, क्वेश्चन नंबर 189 में है, सांपों की बाहरी कान नहीं होते फिर वे सपेरे की बीन की धुन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो दोस्तों जमीन पर हुए कंपन को महसूस करके। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। 190 नंबर के प्रश्न को देखिए, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक क्यों हिलाते हैं? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती इसलिए। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आगे के दांत जीवन भर बढ़ते रहने के कारण चीज़ों को कुतरता रहता है? तो दोस्तों कौन है? आपके घर में पाया जाता है या फिर कहाँ पे? तो दोस्तों घर के आसपास गिलहरी जहाँ मिले तो उसको ट्रिक कीजिएगा। अगला प्रश्न, रेशम का कीड़ा जिसको हम सिल्क वॉर्म कहते हैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, यह किस संवेदी अंग के कारण संभव है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गंध की तीक्ष्ण क्षमता। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 193 देखिए क्या है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों केवल काली और सफ़ेद रंगों में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उल्लू। ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, बाघ यानी कि टाइगर अंधेरे में हमसे कितना गुना बेहतर देख सकता है? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें 6 गुना। मतलब समझ रहे हो, हम उसको क्लियर विजुअल होंगे भाई साहब, तो इसलिए सावधान। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला, ठीक है, पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या करता है? दोस्तों इसका सही जवाब है भैंस की पीठ पर पाए जाने वाला परजीवी कीटों को ये खाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो जीव और उसकी औसत आयु और उसकी विशेषता। अब एक बारी देख लीजिए, अगर आपने पढ़ा है तो ये टॉपिक होगा, नहीं तो सही जवाब है डॉल्फिन। तो डॉल्फिन अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल सकती हैं, गलत बात। ठीक है, तो यही एक मतलब अलग है। बाकी शेर समूह का नेतृत्व केवल शेरनियाँ करती हैं। केचुआ किसानों का मित्र है। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष का उसका जीवन काल होता है। ठीक है, 198 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? केंचुए को किसानों का मित्र क्यों माना जाता है? तो दोस्तों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यह जमीन में छेद बनाकर उसे क्या करता है? उसे एरेटेड बनाता है और मृत पत्तियों को खाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? किसान का मित्र। ठीक है, और केशिका तो नाम का जो घटना है नमी बनाकर रखने वाला ऊपर की मिट्टी में, तो ये इससे संभव होता है।
मच्छरों के काटने से निम्नलिखित में से कौन सा बीमारियों का समूह फैलता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन 200 नंबर का क्वेश्चन है। जो पश्मीना बकरियां हैं ऊन निम्नलिखित में से किस जंतु के बालों से प्राप्त की जाती हैं? तो दोस्तों चांगपा बकरियां हैं। ये क्या है? चांगपा बकरियां, जिनको पश्मीना बकरियां भी कहते हैं। और इन्हीं से पश्मीना ऊन निकलता है और पश्मीना शाल बनती है। और इसका जीआई टैग किसे मिला है? कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों इस तरह से यूपी टेट का दूसरा क्लास कंप्लीट हुआ। और पहले क्लास को अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देखेगा। सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा उसमें आपका कवर है और इस दूसरे क्लास में भी आपके सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कवर्ड है। ऐसे 8 क्लास और आएंगे। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।